आज जुम्मे की नमाज के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इजरायल के पक्ष में नहीं, फिर से बता देता हूं आपको, पक्ष में नहीं, इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों में फिलिस्तीन के साथ हमास के आतंकवादियों का भी समर्थन किया गया है और इसी को हम गैस लाइटिंग कहते हैं। इस युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी और हमास ने इजरायल के सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार डाला था। आपको याद होगा कितनी महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों के सिर तन से जुदा कर दिए थे, महिलाओं के बलात्कार किए गए। लेकिन आज दुनिया में इजरायल का ही विरोध हो रहा है और इजरायल को ही जड़ से मिटाने के नारे अलग अलग देशों में लगाए जा रहे हैं। आज दुनिया के करोड़ों मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद इजरायल के खिलाफ सड़कों पर एकजुट हुए और फ्रांस में इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से दंगे भी भड़क गए, जिसमें आरोप है कि कुछ कट्टरपंथियों ने एक टीचर की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि यह टीचर इजरायल का समर्थन कर रहा था। यानी फ्रांस में एक टीचर ने इजरायल का समर्थन किया तो उसकी हत्या हो गई। और फिर वहां कैसा विरोध प्रदर्शन हुआ है इजरायल के खिलाफ, यह देखिए आप। ये तो फ्रांस को आपने देखा। फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश है, फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहां पर भी आप सोचिए सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उतर आए। किस लिए? इजरायल का समर्थन करने के लिए नहीं, इजरायल का विरोध करने के लिए। अब देखिए इराक की राजधानी बगदाद में भी आज 50,000 से ज्यादा लोग जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने इजरायल का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों का पूरा समर्थन किया। अब देखिए जॉर्डन में भी आज फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई और इजरायल के खिलाफ जिहाद के नारे लगाए गए और एक समय तो ऐसा आया जब ये लोग बेकाबू हो गए थे। देखिए अब आपको हम पाकिस्तान की तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर की ये तस्वीरें देखिए जहां आज जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमास के आतंकवादियों के समर्थन में एक जुलूस निकाला और इससे आप समझ सकते हैं कि इजरायल के खिलाफ अब सारे आतंकवादी भी कैसे एकजुट हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका और जापान में भी आज बड़ी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे और सऊदी अरब के मक्का में भी फिलिस्तीन के समर्थन में आज दुआ पढ़ी गई। तो आपने अगर यह सोचा हो कि इजरायल पर हमला हुआ है, हमास के आतंकवादी इजरायल में घुस गए, उन्होंने इजरायल के नागरिकों की हत्या की, निर्मम हत्या की, छोटे छोटे बच्चों के सिर तन से जुदा कर दिए, महिलाओं की हत्याएं की, जो गर्भवती महिलाएं थी उनके साथ अत्याचार किया और अब पूरी दुनिया का समर्थन और सहानुभूति इजरायल के साथ हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी देश तो छोड़ दीजिए, हमारे अपने ही देश भारत में भी कई शहरों में आज फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे और हमारे ही देश के बहुत सारे स्थान आज फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारों से गूंज रहे थे। आज लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों ने इजरायल का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये लखनऊ की तस्वीरें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में और मुंबई में भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ पढ़ी गई शुक्रवार के नमाज के दौरान। सबके हाथ में ये तिले कार्ड और ये बैनर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बडगाम में इजरायल के खिलाफ एक पैदल मार्च निकाला गया। ये बडगाम है हमारे ही देश में, जम्मू कश्मीर में। ये इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जो आइंदा हमारे नस्ल बन जाएगी वो अपनी नुसरत का इजहार करे, अपनी सरजमीन पे अच्छी तरह जिंदगी बसर करे। ये हर इंसान और इंसानियत के लिए है।
अब देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में आज एक बहुत बड़ी रैली हुई है। ये कोलकाता की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और बिहार और तेलंगाना में भी जुम्मे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। फिलिस्तीनी अवाम का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिलिस्तीनी अवाम का इजराइल के जेरूसलम में भी आज काफी तनावपूर्ण हालात रहे दिन भर। इजराइल की सरकार ने जब जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद में लोगों को नमाज करने की इजाजत नहीं दी तो वहां लोगों ने सड़कों पर ही नमाज पढ़कर फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन किया और इसकी वजह से वहां काफी तनाव बना रहा। मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने जेरूसलम से ठीक उसी जगह से आपके लिए एक रिपोर्ट भेजी है, आप भी देखिए। मैं भी अल अक्सा मॉस्क के ठीक प्रमुख द्वार पर हूँ और यहाँ बहुत सारे लोगों को जो उम्र से जवान होने नहीं जाने दिया गया है। दरअसल इंटेलिजेंस को यह अंदाजा था कि यहाँ प्रदर्शन हो सकता है, जिसके बाद अब यहाँ पर इजराइल फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, विरोध कर रहे हैं। सिर्फ बीमार लोगों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को अंदर जाने दिया जा रहा है। और ये चूंकि शुक्रवार को एक चेतावनी थी कि हंगामा हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है जो कि आक्रामक होगा और इसीलिए इजराइल की जो सेना है, जो पुलिस है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ धक्का मुक्की की स्थिति हो गई है और एक बड़ा दिन था शुक्रवार, बहुत बड़ी चुनौती थी और यहाँ पर अब तमाम सारे लोग नाराज होकर के निकल रहे हैं। ये स्थिति जो है यरूशलेम की है, राजधानी की है, जहाँ दोनों ही धर्मों के जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं। They all look at them and they are all civilians, all people suffering. They have done nothing, you know. People looking at it, we are as Palestinians, we have a big heart, and we look at it as children, as women, as all people, all these, you know. So. This is the situation, and we all hope for peace. The situation is very difficult. I came here with my children. They couldn't come here to pray in Al-Aqsa because it's forbidden for the young to pray. So I with my daughter, we get in. At every 20 meters, you have Israeli soldiers stop you and ask you where are you from. You don't have the permission to pray here. अब सोचिए जरा, ऐसा क्यों है कि जो इजराइल एक विक्टिम था, जहां पर आतंकवादियों ने गैर कानूनी तरीके से उनकी सीमाओं में प्रवेश किया, वहां पर आम नागरिकों की हत्याएं की, बच्चों की हत्या हुई, महिलाओं की हत्या हुई, बहुत सारी महिलाओं को वो अपने साथ गाजा में ले गए, उन्हें अभी भी अपनी कैद में रखा हुआ है और न जाने कितनी प्रकार की यातनाएं अभी उन्हें दी जा रही होंगी। ऐसे में इजराइल ने तो यही उम्मीद की होगी कि पूरी दुनिया उन्हें समर्थन देगी। जो इजराइल एक विक्टिम था, आज उसी इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में करोड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे देश कोई भी हो, हमारे अपने देश में भी। और फिलिस्तीन का करोड़ों मुसलमानों ने समर्थन किया है। देखिए, फिलिस्तीन का समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। फिलिस्तीन एक अलग देश बनना चाहिए, ये तो यूनाइटेड नेशंस भी कह चुका है। वहां के जो लोग हैं उन्हें एक अलग पूरा इलाका मिलना चाहिए, ये सब मानते हैं। लेकिन आज के हालात में फिलिस्तीन के समर्थन को और हमास के समर्थन को एक कर दिया गया है और यह नहीं होना चाहिए। आज हमें यह देखना होगा कि हमास फिलिस्तीन नहीं है, फिलिस्तीन अलग है और हमास अलग है, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और एक फिलिस्तीन जैसा जो देश है, पैलेस्टाइन जिसे हम कहते हैं, अगर उसे एक लेजिटिमेट स्टेट मानना है जिसे पूरी दुनिया मान्यता देती है, तो फिर उसका कोई भी रिश्ता किसी आतंकवादी संगठन से हो नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जैसा देश जो है वो ये भी कहे कि पूरी दुनिया उन्हें मान्यता दे और साथ ही वो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को औपचारिक रूप से
अपना संगठन बना ले? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है और लोगों को यह कंफ्यूजन हो गया है कि हमास और फिलिस्तीन एक हैं। और आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये एक नहीं है। हमास सिर्फ एक आतंकवादी संगठन है, उसके लोग, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस युद्ध की जड़ में धर्म है और ये एक धर्म युद्ध है। पहले दिन से हम आपको ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इस समय इजराइल में, ये किसी जमीन के टुकड़े को लेकर युद्ध नहीं है, ये पैसे को लेकर युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध जब होता है तो लोग अंधे हो जाते हैं और इस धर्म युद्ध में ज्यादातर लोग गैस लाइटिंग की धुंध में फंसे हुए हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। और हमास के आतंकवाद को नैतिक रूप से आज लोग इस गैस लाइटिंग में फंसकर ही सही मान रहे हैं। तो आज जो बड़ा सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं वो यही है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज चीन की राजधानी बीजिंग में भी एक व्यक्ति ने इजराइल के दूतावास में काम करने वाले एक स्टाफर पर चाकू से हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यानी अब दुनिया भर में इजराइल के दूतावास में काम करने वाले जो लोग हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। आप देखिए, तो अब आप देखिए कितनी विचित्र स्थिति है। इजराइल पे ही हमला होता है, इजराइल के ही आम लोग मारे जाते हैं और अब जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं उनकी जान खतरे में आ गई है। जो लोग इजराइल से जुड़े हुए हैं उनकी जान खतरे में आ गई है। और आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले भारत के अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। आज जब दुनिया के तमाम लोगों को एकजुट होकर हमास के हमलों की निंदा करनी चाहिए थी, तब दुनिया के करोड़ों लोग इजराइल से नफरत कर रहे हैं। जबकि इजराइल अपने कई नागरिकों की जान गंवाने के बाद भी गाजा पट्टी के आम नागरिकों की चिंता अभी भी कर रहा है। और आतंकवादी और सेना में क्या फर्क होता है, एक तरफ जब आतंकवादियों की सेना होती है और एक तरफ किसी देश की सेना होती है, उसमें क्या फर्क होता है बताते हैं आप। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के लोगों को 24 घंटे का समय दिया है और कहा है कि इजराइल उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करने वाला है। इसलिए वहां जो आम लोग अभी भी रह रहे हैं उन्हें इस क्षेत्र को छोड़कर गाजा पट्टी के दक्षिण इलाकों में तुरंत चले जाना चाहिए। यह वार्निंग, चेतावनी दी गई है क्योंकि इसके बाद जो लोग वहां पर रुकेंगे वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। यानी चेतावनी दी गई है वहां के लोगों को और ये इजराइल की सेना की तरफ से चेतावनी है। आप भी देखिए, ये गाजा पट्टी की तस्वीरें हैं और आप ये देख पाएंगे कि कैसे लोग वहां से अब पलायन कर रहे हैं, कैसे लोग अपनी जान बचाकर, जिसके पास जो सामान जो बचा है, तमाम लोग जो हैं वो छोड़कर वहां से जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को 24 घंटे का समय दिया गया है कि ये 24 घंटे में चले जाएं क्योंकि इजराइल अब इस इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करने वाला है। तो इसीलिए लोग अब वहां से जा रहे हैं और ये चेतावनी इजराइल ने दी है। अब आप सोचिए, इजराइल यहां के नागरिकों को नहीं मारना चाहता, इसीलिए नागरिकों को चेतावनी दी है। इजराइल मारना चाहता है हमास के आतंकवादियों को, लेकिन हमास के आतंकवादी इजराइल के नागरिकों को ही मारना चाहते थे, महिलाओं और बच्चों को ही मारना चाहते थे। उन्होंने किसी को कोई चेतावनी नहीं दी। जब वो आए तो चेतावनी देकर नहीं आए थे, सीधे घरों में घुसे, परिवारों को पकड़ा, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, महिलाओं की हत्या की, छोटे छोटे बच्चों की हत्या की। यह फर्क होता है आतंकवादी में और किसी देश की सेना में। जो सेना होती है वो अपने कायदे कानून से चलती है। अब हम आपको एक नक्शे के जरिए समझाएंगे कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी के उत्तरी इलाकों को खाली क्यों करवाना चाहती है। गाजा का कुल क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर का है। आज आप गाजा को थोड़ा अच्छे से समझिए। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये गाजा है। गाजा पट्टी 350 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 365 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का, इतनी सी जगह है। अब ये देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि यहां के लोग फंस गए हैं। असल में एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ इजिप्ट का बॉर्डर है और तीसरी तरफ समुद्र है। जाएं तो जाएं कहां? इजराइल ने तो कह दिया कि आप छोड़कर चले जाइए, लेकिन कहां जाएं? जा नहीं सकते कहीं। और इजराइल ने बिजली पानी काट दिया है, खाने का सामान नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही हैं, तो कोई जिंदा भी कैसे रहेगा? और इजराइल क्या कहता है कि जब तक हमारे जो नागरिक हमास के आतंकवादियों ने कैद करके रखे हुए हैं, जब तक वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक
वो यहां की जो बिजली पानी है उसे बहाल नहीं करेंगे। बिजली कटी रहेगी, पानी नहीं आएगा, खाने का सामान नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। और इस पूरे क्षेत्र को गाजा पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलाका आकार में एक पट्टी यानी स्ट्रिप के जैसा है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में कहा जाता है गाजा स्ट्रिप और हिंदी में इसे कहते हैं गाजा पट्टी। एक पट्टी की तरह है ये, जो समुद्र से चिपकी हुई है। अब देखिए ये 5 भागों में बटा हुआ है। इनमें जो इलाके सबसे ऊपर हैं उसे उत्तरी गाजा कहते हैं और इसके नीचे जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है उसे गाजा सिटी या सिर्फ गाजा कहा जाता है। तो यहां आप देखिए ये उत्तरी गाजा है, उसके बाद गाजा सिटी जिसे आप गाजा भी कहते हैं, और पूरे गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं 2 क्षेत्रों में है जहां आप देख सकते हैं ये आबादी है लगभग 11 लाख की आबादी। नीले रंग से आप देखिए ये उत्तरी गाजा है, पीले रंग में आप देखिए ये गाजा सिटी है। सबसे ज्यादा आबादी यही है। गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों में से 11 लाख लोग सिर्फ उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में रहते हैं और इन दोनों ही इलाकों में हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं। इसलिए इजराइल की सेना सबसे ज्यादा हमले भी इन 2 इलाकों में ही करने वाली है। इसलिए जो 11 लाख लोग हैं सबसे पहले ये प्रभावित होंगे। हमास को ये दोनों क्षेत्र इसलिए ज्यादा सूट करते हैं क्योंकि वो उसके जो आतंकवादी हैं वो कायरों की तरह भीड़ के बीच छिपकर रहना पसंद करते हैं और आम लोगों को अपनी शील्ड के तौर पर यहां आसानी से वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहां के जो आतंकवादी हैं हमास के, वो क्या चाहते हैं कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहें, वहीं बीच में अपने हथियारों का जखीरा रखें। इसीलिए उनके जो हथियारों के जो जखीरे हैं वो या तो आपको स्कूलों में मिलेंगे या अस्पतालों में मिलेंगे या फिर ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ताकि कोई हमला भी ना कर पाए। और अगर उसने हमला किया तो आरोप लगेगा कि आपने बच्चों को मार दिया, आपने महिलाओं को मार दिया, आपने इतने सारे नागरिकों की हत्या कर दी, जो कि हमास अब भी कर रहा है। देखिए अब जब इजराइल ने हमला किया तो हमास क्या कह रहा है कि हमास, इजराइल की जो सेना है वो बेकसूर नागरिकों की हत्या कर रही है और यही उसकी रणनीति है और इसी की वजह से वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना उत्तरी गाजा और गाजा के इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी खाली कराना चाहती है। इजराइल का कहना है कि इन इलाकों से लोग अब दक्षिणी गाजा के शहरों में जा सकते हैं जहां 3 बड़े क्षेत्र हैं। तो कहां कहां जा सकते हैं देखिए, एक है मध्य गाजा, दूसरा है खान यूनिस और तीसरा क्षेत्र कहलाता है रफा। इनमें रफा वो क्षेत्र है जिसकी सीमा इजराइल और भूमध्य सागर के अलावा इजिप्ट से भी मिलती है। और दक्षिण गाजा के इन इलाकों में उत्तरी गाजा के मुकाबले कम आबादी रहती है। तो ये आप देखिए, ये गाजा का पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है। यानी एक कारण तो यह हो गया कि उत्तरी गाजा में आबादी ज्यादा रहती है और वहां हमास आम लोगों के बीच आसानी से बच जाता है। वो छोटे बच्चों को अपनी शील्ड बनाता है, वो महिलाओं को अपनी शील्ड बनाता है, इसलिए उत्तरी गाजा को खाली कराया जा रहा है। लाल रंग से जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये गाजा पट्टी का टनल नेटवर्क है जो 500 किलोमीटर लंबा है। ये जो छोटी छोटी लाइनें आप देख रहे हैं ये असल में सुरंगें हैं और ये सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनमें भी ज्यादातर सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं जिन पर हमास के आतंकवादियों का कंट्रोल है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सुरंगें जमीन की सतह से 30 मीटर या उससे भी ज्यादा नीचे हैं। 30 मीटर बहुत होता है। 30 मीटर का मतलब यह हुआ कि यह टनल जमीन की सतह से इतनी नीचे है कि एक पूरे की पूरी 10 मंजिला इमारत नीचे उसके आ सकती है। और इसीलिए जब हमास के आतंकवादी इन सुरंगों में छिपते हैं तो इजराइल के हवाई हमलों से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो तब भी जिंदा बच जाते हैं इस तरीके से। अब देखिए इजराइल जो बमबारी कर रहा है वो तो ऊपर कर रहा है, लेकिन आतंकवादी तो 30 मीटर नीचे छिपे हुए हैं। इसलिए अभी भी बहुत सारे आतंकवादी जिंदा बच गए हैं। और मर कौन रहा है? ऊपर जो लोग हैं, यानी जो नागरिक हैं, आम नागरिक, वो हताहत हो रहे हैं। इसके अलावा यह टनल नेटवर्क गाजा पट्टी की मस्जिदों, वहां के स्कूलों और अस्पतालों से इंटरकनेक्टेड है और रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ये सुरंगें बनी हुई हैं ताकि हमास के आतंकवादी आम लोगों को एक सुरक्षा कवच बनाकर खुद को इजराइल के हमलों से बचा सके। तो ये इतने कायर आतंकवादी हैं कि ये महिलाओं के पीछे छिप जाते हैं, बच्चों के पीछे छिप जाते हैं, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पीछे छिप जाते हैं
और फिर इजराइल की सेना से कहते हैं कि आप हमला करिए, जब आप करेंगे तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर देखिए पूरी दुनिया में कैसे माहौल आपके खिलाफ हो जाएगा। आप इस नक्शे में ये सुरंग देखिए कि कैसे ये रिहायशी इलाकों के साथ साथ ये सुरंगें ऐसे बनाई गई हैं। देखिए हमास के ज्यादातर हथियार और आतंकवादी उत्तरी गाजा की इन्हीं सुरंगों में हैं और इसलिए इजरायल यहां से आम लोगों को निकालकर इन सुरंगों में घुसकर हमास के आतंकवादियों को अब खत्म करना चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम शायद आपको याद नहीं होगा, उनका नाम है महमूद अब्बास। अब आप कहेंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, फिलिस्तीन में कौन सी सरकार है, ये राष्ट्रपति कैसे बने, और अगर ये राष्ट्रपति हैं तो ये हमास को रोकते क्यों नहीं? क्या हमास ने, वहां के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला करने से पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से पूछा था? क्या फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ये सब चीजों के बारे में जानते थे? और आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की अपनी राय क्या है? वो फिलिस्तीन के लोगों को कैसे बचाएंगे? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो ये जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं ये 87 वर्ष के महमूद अब्बास हैं और फिलहाल ये पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के चीफ हैं। ये वही अथॉरिटी है जिसे संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश फिलिस्तीन की सरकार के तौर पर मान्यता देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फिलिस्तीन की एक ऐसी सरकार है जिसे ना तो फिलिस्तीन के लोगों ने चुना है और ना ही फिलिस्तीन और हमास के लोग इस अथॉरिटी की और इसके चीफ महमूद अब्बास की कोई भी बात सुनते हैं या मानते हैं। यानी ये राष्ट्रपति तो हैं लेकिन इनकी चलती नहीं। ये फिलिस्तीन के लोगों का दुर्भाग्य है कि जो महमूद अब्बास वर्ष 2006 में फिलिस्तीन के आम चुनावों में ही हार गए थे, वो आज दुनिया के लिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और इससे भी बड़ा मजाक ये है कि वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति होते हुए भी फिलिस्तीन में नहीं रहते, बल्कि वो हमेशा ही जॉर्डन में रहते हैं और ना ही फिलिस्तीन में उनकी कोई चलती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये राष्ट्रपति हैं लेकिन ये बिल्कुल असहाय राष्ट्रपति हैं। इसी तरह से हमास भी खुद को फिलिस्तीन के लोगों की असली सरकार बताता है, लेकिन उसका चीफ भी फिलिस्तीन में नहीं रहता, वो कतर के दोहा शहर में रहता है। और सच्चाई है कि फिलिस्तीन के 50 लाख लोग ना तो हमास को चाहते हैं और ना ही फिलिस्तीन की इस नेशनल अथॉरिटी को चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही वहां के लोगों ने खुद नहीं चुना है, बल्कि हमास ने और फिलिस्तीन की इस नेशनल अथॉरिटी ने जबरदस्ती फिलिस्तीन के 50 लाख लोगों पर खुद को थोपने का काम किया है। यानी फिलिस्तीन पर कब्जा इजराइल ने नहीं किया, बल्कि फिलिस्तीन पर कब्जा हमास और महमूद अब्बास जैसे नेताओं ने और आतंकवादियों ने जबरदस्ती किया हुआ है। पिछले 17 वर्षों से गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है और वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही इलाकों में आज सबसे ज्यादा गरीबी है। आज फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में 81% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सोचिए, 81% लोग, 80% लोग वहां बेरोजगार हैं, 63% लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, 80% आबादी ऐसी है जो पूरी तरह से दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर है। यानी दूसरे देशों से जो पैसा आ रहा है उससे इनका पेट भरता है। पिछले 2 दशकों में हमास दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग वैसे के वैसे ही गरीब बने रहे और फिलिस्तीन के लोगों को हमास से रोटी के नाम पर सिर्फ हथियार और जिहाद मिला है और नफरत मिली है। असल में आप यहां ये देखिए कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो गरीबी में इतने ज्यादा अंदर तक संघर्ष कर रहे हैं कि उनके जीवन में गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। ना उनके पास खाने के लिए रोटी है, ना उनके पास काम करने के लिए कोई रोजगार है, ना ही उनका कोई जीवन है। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रेरणा देती है, वो है नफरत। और इनके पास जीवन में खाना, इन्हें अब खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके जीवन का जो ईंधन है वो खाना या पैसा नहीं, वो नफरत है। पैसा तो इनके पास है ही नहीं, वो गरीब हैं, खाने के लिए भी नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे हमेशा मोटिवेटेड रखा जाए? वो इसलिए कि इन्हें नफरत की डोज इनके शरीर में रोज लगाई जाए। जो छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके शरीर में नफरत का इंजेक्शन रोज दिया जाए, नफरत की वैक्सीन रोज उसे दी जाए, ताकि वो बड़ा जब तक हो तब तक वो नफरत से भर चुका हो और नफरत ही उसके जीवन का सबसे बड़ा ईंधन बन जाए। और ये नफरत कैसे आती है?
ये नफरत आती है धर्म के नाम पर। इसलिए जो लोग हमास को और फिलिस्तीन के लोगों को एक समझते हैं, उन्हें असल में यह समझना होगा कि हमास और फिलिस्तीन एक नहीं है, और फिलिस्तीन पर कब्जा इजराइल से भी पहले हमास जैसे आतंकवादी संगठनों ने किया हुआ है। लोग तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, सभी इंसान हैं, चाहे वो यहां रहने वाला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, चाहे कहीं और हो। इंसान की फितरत भी एक जैसी ही होती है। तो फिर इन लोगों में इतनी नफरत किसने भरी? इन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ा जो इनका दुखद पहलू है वो ये है कि किसी भी देश में जब कोई विपत्ति आती है तो उस देश के आम नागरिक अपनी सरकार की तरफ देखते हैं या अपने नेता की तरफ देखते हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका नेता उनकी इस मुहिम को अपनी सही मंजिल तक लेकर जाएगा, या फिर उनकी सरकार उन्हें विपदा से बचाएगी। हर देश में यही होता है, लोग सरकार की तरफ देखते हैं, या कोई बहुत बड़ा आप समझिए मुहिम चल रही होती है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा होता है तो अपने नेता की तरफ देखते हैं। फिलिस्तीन के लोग बड़े अभागे हैं क्योंकि उनके नेताओं ने उन्हें हमेशा धोखा दिया है। जिस पर भी उन्होंने विश्वास किया है उसने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत दी है, और कहा है कि आप इस नफरत को पालते रहिए अपने शरीर में, अपने मन में, और फिर एक दिन इस नफरत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वहां ना तो कोई सरकार है और ना कोई नेता है, और जो ये सारे लोग हैं ये कंफ्यूज्ड हैं। अब आप इस युद्ध का एक और पहलू समझिए, और वो ये कि जब अब ये युद्ध नैरेटिव के हथियारों से लड़ा जा रहा है, यानी सबकी अपनी अपनी कहानी है। हमास और इजराइल दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि इस युद्ध में छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है, और दोनों तरफ से लड़े जा रहे इस नैरेटिव वॉर ने अब दुनिया के लोगों को गैस लाइटिंग की स्थिति में डाल दिया है। थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, बच्चों की मरने की तस्वीरें, बच्चों की निर्मम हत्या की तस्वीरें इजराइल की तरफ से भी आ रही हैं और गाजा की तरफ से भी आ रही हैं। हमास भी रोज वीडियो रिलीज करता है और इजराइल भी रोज वीडियो रिलीज करता है। आपके पास बच्चों की निर्मम हत्या की तस्वीरें आ रही हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? थोड़े दिन में, क्योंकि कैजुअलिटीज गाजा में ज्यादा हैं, तो उनके पास वीडियो भी ज्यादा होंगे और उनके वीडियोस ज्यादा दिन तक आते चले जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि जो कुछ गाजा में हो रहा है या अब जो एक्शन इजराइल ले रहा है वो गलत होगा, पूरी दुनिया का विलेन इजराइल बन जाएगा? तो आज बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के मुद्दे पर एक गैस लाइटिंग की मानसिक स्थिति में गुजर रही है। पूरी दुनिया की स्थिति गैस लाइटिंग जैसी है। अब आप सोचेंगे ये मैं गैस लाइटिंग की बात क्यों कर रहा हूं? गैस लाइटिंग एक शब्द है, एक स्थिति है। गैस लाइटिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी पक्ष से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो गलत को सही और झूठ को सच मानकर जीने लगता है, और नैतिकता की ऐसी गैस लाइटिंग में फंस जाता है जहां से उसके लिए ब्लैक व्हाइट हो जाता है और व्हाइट ब्लैक हो जाता है। यानी किसी की इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए, लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि वो सच को झूठ मानने लगे और झूठ को सच मानने लगे। उदाहरण के लिए इजराइल और हमास दोनों ही वीडियोस जारी करके कह रहे हैं कि इस युद्ध में बच्चे, महिलाएं और दूसरे आम लोग मर रहे हैं, और इन दोनों तरफ के वीडियोस को देखकर कोई भी नैतिकता की गैस लाइटिंग में फंस सकता है और उसे लग सकता है कि हमास ने अगर इजराइल के बच्चों और महिलाओं को मारा तो इजराइल ने भी तो फिलिस्तीन के बच्चों और महिलाओं की जान ली है। और नैतिकता की इस गैसलाइटिंग में फंसकर लोग हमास के आतंकवाद का भी समर्थन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और अभी वैसा ही हो रहा है। तो देखिए, ये जो गैसलाइटिंग है ये आज से नहीं, ये बहुत जमाने से चलती आ रही है, जब लोग नैतिकता की अलग अलग परिभाषाओं से घटनाओं को और इतिहास को देखने लगते हैं। सच यह है कि इजराइल की सेना कह रही है कि वो गाजा पट्टी के आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और वो वहां से लोगों को जाने के लिए कह रही है, पहले चेतावनी दे रही है, क्योंकि इजराइल की सेना का प्राइमरी और आखिरी टारगेट हमास के आतंकवादी हैं, वहां की आम जनता नहीं। लेकिन हमास के प्राइमरी टारगेट इजराइल के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और दूसरे आम लोग हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नैतिकता की गैसलाइटिंग में फंसकर इसे देखता है तो उसे हमास भी उतना ही सही लगता है या उतना ही गलत लगता है जितना इजराइल, और वो सोचता है कि हमास ने जो किया वही तो इजराइल ने भी किया, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये गैसलाइटिंग वैसी ही है जिसका अनुभव हम कश्मीर में भी कर चुके हैं, और यह ठीक वैसा ही है जैसे कुछ लोग सिर तन से जुदा करने की घटनाओं को भी
नैतिक रूप से सही ठहराने की कोशिश करते हैं और ऐसी घटनाओं को भी एक प्रतिक्रिया बताते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के साथ वर्षों तक बहुत नाइंसाफी हुई है, इसलिए अगर प्रतिक्रिया के तौर पर इन्होंने किसी का सिर तन से जुदा कर दिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। इस गैसलाइटिंग की धुंध ऐसी है कि आज दुनिया के कई देश, कई बड़े बड़े मीडिया संस्थान, न्यूज चैनल्स, छात्र, यूनिवर्सिटीज, नेता हमास को आतंकवादी संगठन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज ही थोड़ी देर पहले की बात आपको बताता हूं, एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल में वहां के एक पत्रकार ने आज शाम को इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये मीडिया संस्थान हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता और अपने ब्रॉडकास्ट में हमास को आतंकवादी संगठन कहने से इनकार कर रहा है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश आज भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते और आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि इन देशों में हमारा अपना देश भारत भी है। भारत ने हमास के हमलों को आतंकवादी हमला जरूर बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बहुत बड़ा एक पॉलिसी शिफ्ट किया है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप औपचारिक रूप से देखें तो भारत में हमास को आतंकवादी संगठनों की सूची में नहीं रखा गया है, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आतंकवाद को लेकर भी दुनिया में गैस लाइटिंग की धुंध छाई हुई है और दुनिया आज तक आतंकवादी की एक परिभाषा तय नहीं कर पाई है। आतंकवाद की एक परिभाषा आज कहीं नहीं है। आज दिल्ली में हुए G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा है कि आतंकवाद की परिभाषा पर दुनिया में आम सहमति नहीं बन पाना सबसे दुखद बात है। और इसीलिए बड़ी बात आज ये होती है कि किसी देश के लिए वो आतंकवादी है और किसी देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी। और आज भी पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर किसी एक परिभाषा पर राजी नहीं हो पाई है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया आतंकवाद की परिभाषा पर कंफ्यूज है और इसीलिए आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आतंकवादी संगठन पल रहे हैं, पनप रहे हैं और वो उन देशों के इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन गए हैं। अब आप देखिए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं वो किस किस देश के पास है। जैसे फिलिस्तीन के पास हमास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इराक और सीरिया जैसे देशों के पास ISIS और अल-कायदा है। पाकिस्तान के पास लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद है। अफगानिस्तान के पास तालिबान और हक्कानी नेटवर्क है। लेबनान और ईरान के पास हिजबुल्लाह है। सोमालिया के पास अल-शबाब है। यमन के पास हुती आतंकवादी संगठन है और मुस्लिम बहुल देश नाइजीरिया के पास बोको हराम है। यानी इस नक्शे पर आप देख सकते हैं कि इन सभी देशों में दुनिया के तमाम बड़े और खतरनाक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं और यह बात संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद आज तक दुनिया आतंकवाद की परिभाषा को तय नहीं कर पाई और आतंकवाद को लेकर भी दुनिया में गैस लाइटिंग की यही स्थिति आज भी बनी हुई है। अब आप इस नक्शे में देखिए आपको कौन सी चीज
कॉमन दिखाई दे रही है। इन सब में कॉमन क्या है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप इसे देखिए, समझिए और देखिए कि दुनिया भर में कितने ऐसे देश हैं जो आतंकवादी संगठनों को पाल पोस रहे हैं और इन आतंकवादी संगठनों को अलग अलग तरीके से दुनिया भर के लोग पैसा भी देते हैं, नैतिक समर्थन भी देते हैं और इन्हें आतंकवादी भी नहीं मानते। और आखिर में आपको यह बताते हैं कि भारत इजराइल से और क्या सीख सकता है इस संकट की घड़ी में। इजराइल की एक बड़ी मशहूर वेब सीरीज है जिसका नाम है फौदा, आपने भी देखी होगी। और फौदा के एक एक्टर हैं ईदान अमेदी। आज वो इजराइल की सेना में शामिल हो गए और उन्होंने कहा है कि वो युद्ध की इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान भी अपने देश पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो और इजराइल की मशहूर एक्ट्रेस रोनाली शिमोन ने भी इजराइल का समर्थन करने के लिए दुनिया भर के लोगों को अपना यह वीडियो जारी करके धन्यवाद दिया है। अब आप सोचिए, क्या भारत के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से आप ऐसी किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत के एक्टर्स कभी ऐसा करेंगे? आप देखिए, ये एक बहुत बड़े एक्टर हैं इजराइल के, अब ये वहां की सेना में लड़ने के लिए चले गए हैं, लड़ रहे हैं और बड़े फक्र से दुनिया को बता रहे हैं कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश की सेना में लड़ रहा हूं। ये एक और वहां की एक्ट्रेस हैं, ये वीडियो बना रही हैं और पूरी दुनिया को धन्यवाद दे रही हैं कि आपने इजराइल का साथ दिया। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे देश में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, हमारा युद्ध चीन से हो जाए, हमारा युद्ध पाकिस्तान से हो जाए, पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला करवा दे, तो क्या आप हमारे देश के एक्टर्स से इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? हमारे देश के ज्यादातर एक्टर्स जानते हैं क्या कहेंगे? मैं तो कलाकार हूं, मैं तो एक्टर हूं, मेरा इन चीजों से क्या लेना देना। और जब आप इस आतंकवादी हमले पर कोई फिल्म बनाएंगे तब आप मेरे पास आइएगा, तो मैं उस फिल्म में हीरो का किरदार कर लूंगा। बस इतना ही हमारे देश के ज्यादातर एक्टर्स कर पाएंगे। मैं ज्यादातर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ एक्टर तो ऐसे हैं जो वाकई में देश के साथ खड़े हैं, लेकिन ज्यादातर यही कहेंगे कि हम तो एक्टर हैं, हमारा इन चीजों से क्या लेना देना, हम तो मनोरंजन के लिए बने हैं, हम तो नाच गाने के लिए बने हैं, हम तो कलाकार हैं। और जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ें जो वक्त पर आपकी परछाई और जरूरत पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती।